दो दिलों की नन्ही दास्तान भाग 18। सांची आशी को नाश्ता करा रही थी। यश भी अपना नाश्ता खत्म कर बोला, आशी बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करिए, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मैं तब तक रूम से अपनी फाइल लेकर आता हूँ। यश अपने रूम में जाता है और अपनी फाइल ढूंढने लगता है। उसे फाइल कहीं नहीं दिखती है। ये देखकर वो जाकर कबर्ड खोलता है और अपनी फाइल ढूंढने लगता है। उसे फाइल मिल जाती है। फाइल लेकर वो बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी सांची के फ़ोन पर पड़ती है। वो कुछ सोचकर उस ओर अपने कदम बढ़ाते हुए आता है और सांची के फ़ोन को लेकर कुछ सोचने लगता है। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? बिना उसकी परमिशन के मैं उसका फ़ोन कैसे चेक कर सकता हूँ? इतना कहकर वो फ़ोन वापस रख देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक रुककर फिर से सोचने लगता है, लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो? मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। यश इतना कहकर वापस मुड़कर फ़ोन अपने हाथ में लेता है और लास्ट डायल नंबर पर कॉल करता है। रिंग जा रही होती है। कुछ देर रिंग जाने के बाद कॉल उठा लिया जाता है। वो हेलो कहता उससे पहले ही दूसरी ओर से किसी लड़के की आवाज़ आती है। हेलो। किसी लड़के की आवाज़ सुनकर यश हैरान हो जाता है। तभी किसी की कदमों की आहट यश को सुनाई पड़ती है। वो तुरंत कॉल कट करके पीछे मुड़ता ही है कि तभी सांची रूम से अंदर आती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ती है। सांची उससे अपनी नज़रें हटाते हुए बोली, वो आशी को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, इसलिए हम आपको बुलाने आए थे। यश उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाता है और तुरंत रूम से बाहर आ जाता है। सांची यश को जाते हुए देखने लगती है और फिर वो भी उसके पीछे चली जाती है। किसका फ़ोन है मनु बेटा? पुष्पा जी वहाँ आते हुए बोली। तभी मानव फ़ोन वापस रखते हुए बोला, पता नहीं माँ, कितनी बार हेलो बोला मैंने, लेकिन सामने से कोई कुछ कह नहीं रहा था और अचानक से फ़ोन कट गया। पुष्पा जी ये सुनकर बोले, अच्छा तो छोड़ उसे, और यहाँ देख मैंने तेरे लिए खास मूंग दाल का हलवा बनाया है। तुझे याद है जब भी मैं तेरे लिए मूंग दाल का हलवा बनाती थी तो उस दिन सिर्फ वही खाता है। उस दिन तो तुझे उसके सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं होता था। मानव ये सुनकर मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ, तेरे हाथ के मूंग दाल के हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं। तभी विनोद जी रूम से बाहर आते हुए बोले, पुष्पा, मूंग दाल का हलवा तो ठीक है, लेकिन इसने कुछ सोचा है आगे क्या करना है इसे? वहां से तो आ गया ये, लेकिन आगे का क्या? विनोद जी की बात सुनकर मानव बोला, पापा मैंने सब सोच लिया है। मैं जानता हूँ आपको मेरा यहाँ निकम्मे की तरह पड़े रहना रास नहीं आ रहा है। मैंने 1-2 कंपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है। आज इंटरव्यू है, मुझे जल्द नौकरी मिल जाएगी, फिर आपको मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। पुष्पा जी सुनकर बोली, मनु बेटा तू हमारे लिए कभी बोझ नहीं हो सकता है, समझा? तू अपने पापा की बात को दिल से मत लगा। तू तो जानता है ना ये कैसे हैं। जानता हूँ माँ, लेकिन पापा को लगता है जैसे जो भी हुआ मेरी गलती की वजह से हुआ। तू ही बता माँ, क्या जो भी मेरे साथ हुआ मैंने जानबूझकर किया? तभी विनोद जी बोले, भले तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अगर तुम हमें पहले ही सब बता देते तो ये सब ना हुआ होता। पापा आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं आ रहा है? और पसंद आएगा भी क्यों? आपके खर्चे जो बढ़ गए हैं। मानव की बात सुनकर विनोद जी उसकी ओर हैरानी भरे भाव से दिखने लगते हैं। तभी पुष्पा जी मानव को समझाते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? तू इस घर का बेटा है, ये तेरा घर है। ये मेरा घर था। हाँ माँ, ये मेरा घर था, लेकिन अब ये मेरा घर नहीं है ना पापा? विनोद जी मानव की ओर देखकर हैरानी से बोले, मानव ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। बस पापा, मैं आपकी बातों का मतलब अच्छी तरह समझ चुका हूँ, लेकिन बस एक बार मुझे नौकरी मिल जाए, फिर आपकी आंखों से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा मैं। इतना कहकर वो उठकर वहां से जाने लगता है कि तभी पुष्पा जी उसे रोकते हुए बोली, बेटा तू कहाँ जा रहा है? कम से कम नाश्ता। पेट भर गया माँ इनकी बातों से, तो मेरी फिक्र मत करना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। मानव इतना कहकर वहां से चला जाता है। पुष्पा जी विनोद जी की ओर देखकर वहां से चली जाती हैं। इशिका केबिन में बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठता है। वो अपने फ़ोन पर नंबर देखकर फ़ोन उठाकर कान पर लगाती है। क्या खबर है? तभी दूसरी ओर से कुछ कहा जाता है। जवाब सुनकर इशिका की भवें तन जाती हैं और वो गुस्से से बोली, कुछ पता नहीं चला? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम मुझे ये जवाब दे सको। तभी दूसरी ओर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर इशिका बोली, 2 दिन?
सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन में तुमने उस लड़की की सच्चाई पता नहीं लगाई तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगी। इतना कहकर वो फोन काटकर गुस्से से टेबल पर पटक देती है। मानव शिखावत एंटरप्राइजेस के गेट के सामने खड़ा होकर उस बिल्डिंग की ओर देखते हुए खुद से बोला, मिस्टर शिखावत, आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बीवी का नया पति उसके काबिल है भी या नहीं। इतना कहकर वो गेट से अंदर जाता है। तभी गार्ड उसे रोकते हुए बोला, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, अपनी आईडी दिखाइए। मानव अपनी आईडी दिखाकर अंदर जाता है। वो अंदर जाकर लिफ्ट के लिए खड़ा रहता है। यश लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर आ रहा था। तभी लिफ्ट खुलती है। मानव लिफ्ट खुलते ही जैसे ही अंदर देखता है, यश भी लिफ्ट खुलते ही बाहर देखता है। यश की लिफ्ट जैसे ही खुलती है वैसे ही मानव उसके बगल वाली लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और यश लिफ्ट से बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। यश बाहर आकर अपनी गाड़ी से बैठकर कहीं चला जाता है। मानव ऊपर रिसेप्शन में जाकर रिसेप्शनिस्ट से बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्चुअली मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। तभी रिसेप्शनिस्ट बोली, ओह यस, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं राइट? जी हाँ, मानव बोला। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे एक रजिस्टर देते हुए बोली, सर आप इस पर अपनी एंट्री कर लीजिए और वहाँ बैठकर वेट कीजिए। मानव वैसा ही करता है। इंटरव्यू के लिए बहुत से लोग आए थे। ये सब देखकर मानव खुद ही मन में बोला, इतने सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, लेकिन मुझे किसी भी तरह ये नौकरी पानी ही होगी। अगर उस मिस्टर शिखावत से मिलना है तो ये मुझे किसी भी हालत में करना ही होगा। तभी उसका नाम बुलाया जाता है और वो इंटरव्यू के लिए अंदर चला जाता है। सांची अपने कमरे में साड़ियाँ तय कर रही थी। साड़ियाँ तय करते हुए उसकी नज़र साड़ियों के बीच रखे एक डब्बे पर जाती है। उस डब्बे को देखकर उसे अपना अतीत याद आने लगता है और उसकी आंखें भर आती है। तभी कमरे में आशी आते हुए बोली, एंजल मम्मा। आशी को देखकर सांची झट से अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लेती है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर कहती है, आशी क्या हुआ बच्चा, आप एंजल मम्मा को इतना पुकार क्यों रहे हो? एंजल मम्मा पहले आप चलो मेरे साथ, वो उसे उठाते हुए बोली। तभी सांची उसे रोकते हुए बोली, अरे अरे 1 मिनट बेटा, आप एंजल मम्मा को ले कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। एंजल मम्मा नो क्वेश्चन, आप बस चलो मेरे साथ, वो सांची को खींचकर ले जाते हुए बोली। ये सुनकर सांची उससे बोली, अच्छा बाबा चल रहे हैं, कबर्ड तो बंद करने दो। वो इतना कहकर कबर्ड बंद करती और कमरे से चली जाती है। उसके बाहर जाते ही खिड़की से कूदकर कोई अंदर आता है। उस शख्स ने खुद का चेहरा को मास्क से पूरी तरह ढके हुए था। वो इधर उधर देखता है और जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर पूरे कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। आशी सांची को लेकर नीचे ले आती है। मोहन जी और यशोदा जी नीचे ही थे। एंजल मम्मा जल्दी चलो, आशी उसे खींचते हुए सबके पास ले आती है। आराम से बेटा, सांची उसे कहती है। तभी आशी सांची को देखकर बोली, एंजल मम्मा मैं और दादी दादू पार्क जा रहे, आप भी चलो ना हमारे साथ, मज़ा आएगा। उसकी बात सुनकर सांची बोली, सॉरी आशी, एंजल मम्मा आपके साथ आज पार्क नहीं आ पाएगी। ये सुनकर आशी बोली, क्यों? बेटा एंजल मम्मा को घर में बहुत सारा काम है, लेकिन आप दादी दादू के साथ पार्क में बहुत मज़े करना। एंजल मम्मा नेक्स्ट टाइम आपके साथ पक्का चलेंगी। सांची की बात सुनकर आशी बोली, ओके एंजल मम्मा। तभी यशोदा जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब हम चलते हैं सांची, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। जी माँ, सांची यशोदा जी से बोली। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सांची उनके जाने के बाद खुद से बोली, हम भी जल्दी से सारे काम निपटा कर एक बार माँ जी से बात कर लेते हैं, पता नहीं बाबा की तबीयत कैसी है। इतना कहकर वो अपना सारा काम निपटाने लगती है। उधर कमरे में वो शख्स सभी तरफ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कबर्ड खोलकर उसके अंदर भी कुछ ढूंढ रहा था। तभी एक डिब्बा नीचे गिर जाता है। डिब्बे की गिरने की आवाज़ वहीं से गुजर रही सांची पर पड़ती है। वो खुद से बोली, ये आवाज़, कमरे में तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज़ कैसी? इतना कहकर वो रूम की ओर बढ़ने लगती है। वहीं वो शख्स जल्दी जल्दी उस डिब्बे को उठाकर उससे गिरा सामान डिब्बे के अंदर डालने लगता है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है जिससे उसकी आंखें चमक उठती हैं। सांची दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाती ही है कि तभी एक नौकर आकर उससे बोला, छोटी मालकिन, छोटे मालिक का फ़ोन आया है। सांची ये सुनकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। वहीं वो शख्स भी जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। सांची नीचे आकर फ़ोन कान पर लगाते हुए हेलो बोली। सांची की आवाज़ सुनकर यश उससे बोला, सांची मेरी ब्लू कलर की फाइल होगी स्टडी रूम में, तुम उसे ड्राइवर के हाथों थोड़ा जल्दी ऑफिस भिजवा सकती हो? जी हम अभी भिजवाते हैं। इतना कहकर वो फ़ोन काटने वाली होती है कि तभी यश उससे बोला,
आशी आ गई स्कूल से? जी, आशी तो कब की स्कूल से आ गई और माँ पापा के साथ पार्क गई है, सांची बोली। उसकी बात सुनकर यश बोला, अच्छा, ओके, तुम जल्दी से मेरी फाइल भिजवा दो। जी, सांची इतना कहकर कॉल काट देती है। यश अपने ऑफिस के केबिन में था, तभी यश के केबिन का डोर नॉक होता है। कम इन, यश बोला। तभी वरुण अंदर आते हुए बोला, सर, ये आज के इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट। यश उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोला, ओके, मैं ये देख लूंगा। वरुण वहां से चला जाता है। तभी इशिका केबिन में आते हुए बोली, यश, मिस्टर शर्मा वाली फाइल तेरे पास है क्या? इशिका, वो फाइल मैंने घर पर ही छोड़ दी, अभी ड्राइवर लेके आता ही होगा, वो जैसे ही आ जाए वैसे मैं तुम्हें बता दूंगा। यश की बात सुनकर ओके कहकर जाने वाली होती है कि तभी अचानक वो रुक जाती है और वापस मुड़कर यश की ओर देखते हुए कहती है, यश, सांची की शादी पहले भी किसी के साथ हो चुकी थी क्या? यश उसकी बात सुनकर हैरानी से बोला, नहीं, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? नहीं, बस ऐसे ही मन में एक ख्याल आया कि सांची शादीशुदा नहीं थी। अगर उसके मॉम डैड चाहते तो उसकी शादी कहीं भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने तुझसे उसकी शादी कराई। I mean, मैं ये नहीं कह रही कि तुझ में कोई कमी है, बट यश, यू नो ना व्हाट आई मीन। यश उसकी बात सुनकर बोला, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, लेकिन तू अभी तक सांची और उसकी फैमिली को नहीं जानती, इसलिए यह सब कह रही है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने मेरी बेटी का सोचकर इतना बड़ा फैसला किया। सांची ने मेरी आशिकी जितना किया है, मैं उसका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। और वैसे भी अगर तूने जो कहा ऐसी कोई बात होती तो वो लोग हमें ज़रूर बताते। यश की बात सुनकर इशिका मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है और कहती है, ओके, फाइल जैसे ही आ जाए मुझे कॉल कर देना। यश हाँ में सर हिलाता है। इशिका केबिन से बाहर आकर मन में बोली, यश, तुम सच में बहुत भोले हो, इसलिए ही तो तुम्हें अभी तक उस ढोंगी सांची की सच्चाई पता नहीं है। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे सामने उसकी सच्चाई बहुत जल्द लाऊंगी और फिर यश की लाइफ और घर दोनों से ढोंगी सांची होगी आउट और इशिका आहूजा होगी इन। मिस सांची, जस्ट वेट एंड वॉच। रात को सभी डिनर कर रहे थे। आशी यश की ओर देखते हुए बोली, डैडी, हमारी स्कूल की वकेशन स्टार्ट होने वाली है, आप मुझे वकेशन पर कहाँ ले जाओगे? आपको जहाँ घूमने जाना हो हम वहाँ चलेंगे, यश खाना खाते हुए बोला। तभी आशी कुछ देर सोचकर बोली, डैडी, महाबलेश्वर चलें? आशी की बात सुनकर यश खाते खाते रुक जाता है। यशोदा जी और विनोद जी भी एक दूसरे की ओर देखते हैं। यश वहां से उठकर चला जाता है। सांची को कुछ समझ नहीं आता है। तभी आशी उदास हो जाती है। आशी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सांची उसे प्यार से समझाते हुए बोली, अरे ये क्या, आपका चेहरा क्यों मुरझा गया? डैडी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए सैड हो? आशी हाँ में अपना सर हिलाती है। ये देखकर सांची मुस्कुराकर बोली, ओहो, तो इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है? डैडी को कोई काम याद आ गया होगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले चले गए। डैडी को वापस आने दो, फिर हम दोनों मिलकर उनको डांट लगाएंगे। ये सुनकर आशी मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ, एंजल मम्मा, आप डैडी को डांट लगाओगी? और नहीं तो क्या, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी आशी के बातों का बिना जवाब दिए जाने का? उनको तो हम ऐसे डांट लगाएंगे कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। सांची बोलने में इतना मशगूल थी कि उसे पता नहीं चलता कि यश कब से आकर उसके पीछे खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा है। आशी और बाकी सब यश को देखकर चुप थे। सबको चुप देखकर सांची आशी की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ आशी, आप चुप क्यों हो गए? आशी बेटा, बहुत रात हो गई, चलो आज डैडी आपको नीनी करा देते हैं, यश बोलता है। यश की आवाज़ सुनकर सांची की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वैसे ही बैठे घबराते हुए खुद से बोली, ये यहाँ, इसका मतलब इन्होंने सब सुन लिया। हे ठाकुर जी, हम भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। आशी यश के साथ चली जाती है। सांची भी किचन का काम निपटाकर कमरे में आ जाती है। यश आशी के कमरे में था। सांची खुद से बोली, इनके आने से पहले ही हम सो जाते हैं, वैसे भी इतना कुछ बोलकर हम उनसे नजरें नहीं मिला सकेंगे। इतना कहकर वो कबर्ड से साड़ी लेकर बाथरूम चेंज करने चली जाती है। सांची जैसे ही बाथरूम के अंदर जाती है, वैसे ही यश रूम के अंदर आता है। वो दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर जाकर लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। सांची चेंज करती ही बाथरूम से बाहर आती है कि तभी यश को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। वो धीरे धीरे जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने गहने उतारने लगती है, लेकिन मिरर से वो यश को देख रही थी, जो बेड पर बैठा अपने काम में मग्न था।
वो उसे देखते हुए चूड़ियां उतार रही थी कि तभी अचानक एक चूड़ी टूट जाती है और उसका कांच उसके हाथ पर चुभ जाता है। आह! सांची अचानक दर्द से चिल्लाती है। आवाज सुनकर यश दौड़कर सांची के पास आते हुए बोला, क्या हुआ? तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा करते हुए बोला, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? आराम से नहीं निकाल सकती थी चूड़ियां? देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें। यश बोल तो गुस्से में रहा था, लेकिन इसमें उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। सांची धीरे से बोली, हम ठीक हैं। शट अप, अपना हाथ दिखाओ अब। इतना कहकर वो उसके पास घुटनों के बल में बैठ जाता है। उसे ऐसे देख सांची अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, आप जाइए, हम खुद कर लेंगे। यश उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखकर बोला, अच्छा ठीक है, करो, मैं भी तो देखूं कैसे करती हो। इतना कहकर वो अपनी हाथ बांध लेता है। सांची उसकी ओर देखती है, फिर अपनी नज़रें उससे हटाती और अपने दूसरे हाथ से कांच निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। अपने कांपते हाथों से वो हाथ में चुभा कांच निकालने की कोशिश करती है कि तभी उसे जोर से दर्द होता है और उसकी आन निकलती है। ये देखकर यश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर करता है। सांची उसकी ओर देखने लगती है। यश उसके हाथ से कांच निकालने के लिए हाथ बढ़ाता उससे पहले ही सांची की सिसकी निकल जाती है। यश उसकी ओर देखकर बोला, मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है। सॉरी, सांची झेंपते हुए बोली। यश उसके हाथ से कांच निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। वो अचानक से कांच हाथ से निकाल लेता है। दर्द से सांची की आंखें बंद हो जाती हैं और वो जोर से उसके हाथ को पकड़ लेती है। यश उसकी हरकत पर उसकी तरफ देखने लगता है। ये पहली बार था जब यश सांची को इतने ध्यान से देख रहा था। तभी सांची धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें खोलते ही यश उससे अपनी नज़रें हटा लेता है। सांची की नज़र अपने हाथ पर जाती है। यश का हाथ पकड़े देखकर वो झट से उसका हाथ छोड़ लेती है। मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। यश इतना कहकर वो वहां से उठ जाता है और ड्रॉवर से फर्स्ट एड लेकर सांची के पास वापस बैठता है। ये देखकर सांची बोली, मैं खुद से दवाई लगा लूंगी। यश उसकी ओर अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, मैं कर रहा हूं ना, आप चुप करके अपना हाथ आगे करो। सांची धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। यश उसके हाथ का खून साफ कर उस पर डेटॉल लगाता है। सांची की सिसकी सुनकर वो उस पर फूंक मारते हुए धीरे धीरे करने लगता है। फिर उसके हाथों को पट्टी से बांध देता है। सांची एकटक यश के चेहरे की ओर ही देख रही थी। पट्टी बांधकर वो जैसे ही उसकी ओर देखता है, सांची उसे ही देख रही होती है। ये देखकर यश उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? सांची होश में आती हुई बोली, कुछ भी तो नहीं। इतना कहकर वहां से उठकर सोफे पर रजाई ओढ़कर सो जाती है। यश उसकी ओर देखकर वो भी बेड पर जाकर लेट जाता है और एक नज़र सांची की ओर देखकर लाइट्स ऑफ कर देता है। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।